लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 7वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हम ऊपर लिखाए हैं कि राजा बीरेंद्र सिंह तिलिस्मी खंडहर से, जिसमें दोनों कुमार और तारा सिंह इत्यादि गिरफ्तार हो गए थे, निकलकर रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए तो तेज सिंह उनसे कुछ कह सुनकर अलग हो गए और उनके साथ रोहतासगढ़ न गए। अब हम ये लिखना मुनासिब समझते हैं कि राजा बीरेंद्र सिंह से अलग होकर तेज सिंह ने क्या किया। एक दिन और रात उस खंडहर के चारों तरफ जंगल और मैदान में तेज सिंह घूमते रहे, मगर कुछ काम न चला। दूसरे दिन वो एक छोटे से पुराने शिवालय के पास पहुंचे, जिसके चारों तरफ बेल और पारिजात के पेड़ बहुत ज्यादा थे, जिसके सबब से वो स्थान बहुत ठंडा और रमणीक मालूम होता था। तेज सिंह शिवालय के अंदर गए और शिवजी का दर्शन करने के बाद बाहर निकल आए। उसी जगह से बेलपत्र तोड़कर शिवजी की पूजा की और फिर उस चश्मे के किनारे, जो मंदिर के पीछे की तरफ बह रहा था, बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इस समय तेज सिंह एक मामूली जमींदार की सूरत में थे और ये स्थान भी उस खंडहर से बहुत दूर न था। थोड़ी देर बाद तेज सिंह के कान में आदमियों के बोलने की आवाज आई। बात समझ में नहीं आती थी, इससे मालूम हुआ कि वे लोग कुछ दूर पर हैं। तेज सिंह ने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूर पर दो आदमी दिखाई पड़े, जो उसी शिवालय की तरफ आ रहे थे। तेज सिंह चश्मे के किनारे से उठ खड़े हुए और एक झाड़ी के अंदर छिपकर देखने लगे कि वे लोग कहाँ जाते और क्या करते हैं। इन दोनों की पोशाकें उन लोगों से बहुत कुछ मिलती थीं जो तारा सिंह की चालाकी से तिलिस्मी खंडहर में बेहोश हुए थे और जिन्हें राजा बीरेंद्र सिंह साधु बाबा यानी तिलिस्मी दरुआ के सहित कैदी बनाकर रोहतासगढ़ ले गए थे। इसलिए तेज सिंह ने सोचा कि ये दोनों आदमी भी जरूर उन्हीं लोगों में से हैं जिनकी बदौलत हम लोग दुख भोग रहे हैं। अस्तु इन लोगों में से किसी को फंसाकर अपना काम निकालना चाहिए। तेज सिंह के देखते ही देखते वे दोनों आदमी वहां पहुंचकर उस शिवालय के अंदर घुस गए और लगभग 2 घड़ी के बीत जाने पर भी बाहर न निकले। तेज सिंह ने छिपकर राह देखना उचित न जाना। वो झाड़ी में से निकलकर शिवालय में आए, मगर झांक कर देखा तो शिवालय के अंदर किसी आदमी की आहट न मिली। ताज्जुब करते हुए शिवलिंग के पास तक चले गए, मगर किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी। तेज सिंह तिलिस्मी कारखानों और अद्भुत मकानों तथा तहखानों की हालत से बहुत कुछ वाकिफ हो चुके थे, इसलिए समझ गए कि इस शिवालय के अंदर कोई गुप्त राह या तहखाना अवश्य है और इसी सबब से ये दोनों आदमी गायब हो गए हैं। शिवालय के सामने की तरफ बेल का एक पेड़ था। उसी के नीचे तेज सिंह ये निश्चय करके बैठ गए कि जब तक वे लोग अथवा उनमें से कोई एक बाहर न आएगा, तब तक यहां से न टलेंगे। आखिर घंटे भर के बाद उन्हीं में से एक आदमी शिवालय के अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखते ही तेज सिंह उठ खड़े हुए, निगाह मिलते ही झुककर सलाम किया और तब कहा, ईश्वर आपका भला करे, मेरे भाई की जान बचाइए। आदमी, तू कौन है और तेरा भाई कहाँ है? तेज सिंह, मैं जमींदार हूं, हाथ का इशारा करके। उस झाड़ी के दूसरी ओर मेरा भाई है। बेचारी को एक बुढ़िया व्यर्थ मार रही है। आप पुजारी जी हैं, धर्मात्मा हैं, किसी तरह मेरे भाई को बचाइए, इसीलिए मैं यहां आया हूं। गिड़गिड़ाकर, बस अब देर न कीजिए, ईश्वर आपका भला करे। तेज सिंह की बातें सुनकर उस आदमी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और बेशक ताज्जुब की बात भी थी, क्योंकि तेज सिंह बदन के मजबूत और निरोग मालूम होते थे। देखने वाला कह सकता था कि बेशक इसका भाई भी वैसा ही होगा। फिर ऐसे दो आदमियों के मुकाबले में एक बूढ़ी औरत का जबरदस्त पड़ना ताज्जुब नहीं तो क्या है। आखिर बहुत कुछ सोच विचार कर उस आदमी ने तेज सिंह से कहा, खैर चलो देखें वो बुढ़िया कैसी पहलवान है। उस आदमी को साथ लिए हुए तेज सिंह शिवालय से कुछ दूर चले गए और एक गुंजान झाड़ी के पास पहुंचकर इधर उधर घूमने लगे। आदमी, तुम्हारा भाई कहाँ है? तेज सिंह, उसी को तो ढूंढ रहा हूं। आदमी, क्या तुम्हें याद नहीं कि उसे किस जगह छोड़ गए थे? तेज सिंह, राम राम, कैसे बेवकूफ से पाला पड़ा है। अरे कमबख्त, जब जगह याद नहीं तो यहां तक कैसे आए? आदमी, पाजी कहीं का, हम तो तेरी मदद को आए और तू हमें ही कमबख्त कहता है। तेज सिंह, बेशक तू कमबख्त बल्कि कमीना है। तू मेरी मदद क्या करेगा जब तू अपने ही को नहीं बचा सकता? इतना सुनते ही वो आदमी चौकन्ना हो गया और बड़े गौर से तेज सिंह की तरफ देखने लगा। जब उसे निश्चय हो गया कि ये कोई अय्यार है, तब उसने खंजर निकालकर तेज सिंह पर वार किया।
तेज सिंह ने वार बचाकर उसकी कलाई पकड़ ली और एक झटका ऐसा दिया कि खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो और कुछ चोट करने की फिक्र में था कि तेज सिंह ने उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और बात की बात में जमीन पर दे मारा। वो घबराकर चिल्लाने लगा, मगर इससे भी कुछ काम न चला, क्योंकि उसकी नाक में बेहोशी की दवा जबरदस्ती ठूंस दी गई और एक छींक मारकर वो बेहोश हो गया। उस बेहोश आदमी को उठाकर तेज सिंह एक ऐसी झाड़ी में घुस गए जहां से आते जाते मुसाफिरों को वे बखूबी देख सकते, मगर उन पर किसी की निगाह न पड़ती। उस बेहोश आदमी को जमीन पर लिटा देने के बाद तेज सिंह चारों तरफ देखने लगे और जब किसी को न पाया तो धीरे से बोले, अफसोस, इस समय मैं अकेला हूं। यदि मेरा कोई साथी होता तो इसे रोहतास गढ़ भिजवाकर बेखौफ हो जाता और बेफिक्री के साथ काम करता। खैर, कोई चिंता नहीं, अब किसी तरह काम तो निकालना ही पड़ेगा। तेज सिंह ने अय्यारी का बटुआ खोला और आईना निकालकर सामने रखा। अपनी सूरत ठीक वैसी ही बनाई जैसा कि वो आदमी था। इसके बाद अपने कपड़े उतार कर रख दिए और उसके बदन से कपड़े उतारकर आप पहन लेने के बाद उसकी सूरत बदलने लगे। किसी तेज दवा से उसके चेहरे पर कई जख्म के दाग ऐसे बनाए कि सिवाय तेज सिंह के दूसरा कोई छुड़ा ही नहीं सकता था, और मालूम ऐसा होता था कि ये जख्म के दाग कई वर्षों से उसके चेहरे पर मौजूद हैं। इसके बाद उसका तमाम बदन एक स्याह मसाले से रंग दिया। इसमें यह गुण था कि जिस जगह लगाया जाए वो आबनूस के रंग की तरह स्याह हो जाए, और जब तक केले के अर्क से न धोया जाए वो दाग किसी तरह ना छूटे, चाहे वर्षों बीत जाएं। वो आदमी गोरा था, मगर अब पूर्ण रूप से काला हो गया। चेहरे पर कई जख्म के निशान भी बन गए। तेज सिंह ने बड़े गौर से उसकी सूरत देखी और इस ढंग से गर्दन हिलाकर उठ खड़े हुए कि जिससे उनके दिल का भाव साफ झलक गया। तेज सिंह ने सोच लिया कि बस इसकी सूरत बखूबी बदल गई, अब कोई कारीगरी करने की आवश्यकता नहीं है, और वास्तव में ऐसा था भी। दूसरे की बात तो दूर रही, यदि उसकी मां भी उसे देखती तो अपने लड़के को कभी न पहचान सकती। उस आदमी की कमर के साथ अय्यारी का बटुआ भी था। तेज सिंह ने उसे खोल लिया और अपने बटुए की कुल चीजें उसमें रखकर अपना बटुआ उसकी कमर से बांध दिया और वहां से रवाना हो गए। तेज सिंह फिर उसी शिवालय के सामने आए और एक बेल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गाने लगे। दिन केवल घंटे भर बाकी रह गया था जब वो दूसरा आदमी भी शिवालय के बाहर निकला। तेज सिंह को जो उसके साथी की सूरत में थे पेड़ के नीचे मौजूद पाकर वो गुस्से में आ गया और उनके पास आकर खूब कड़ी आवाज में बोला, वाह जी बिहारी सिंह, अभी तक आप यहां बैठे गीत गा रहे हैं। तेज सिंह को इतना मालूम हो गया कि हम जिसकी सूरत में हैं उसका नाम बिहारी सिंह है। अब जब तक ये अपनी असली सूरत में ना आवे हम भी इन्हें बिहारी सिंह के ही नाम से लिखेंगे। हाँ, कहीं कहीं तेज सिंह लिख जाएं तो कोई हर्ज भी नहीं। बिहारी सिंह ने अपने साथी की बात सुनकर गाना बंद किया और उसकी तरफ देखकर कहा, दो तीन दफे खांस कर, बोलो मत, इस समय मुझे खांसी हो गई है, आवाज भारी हो रही है। जितना कोशिश करता हूं उतना ही गाना बिगड़ जाता है। खैर, तुम भी आ जाओ और जरा सुर में सुर मिलाकर साथ गाओ तो। हरनाम सिंह, क्या बात है, मालूम होता है तुम कुछ पागल हो गए हो। मालिक का काम गया जहन्नुम में और हम लोग बैठे गाया करें। बिहारी सिंह, वाह, जरा सी बूटी ने क्या मजा दिखाया। आहा, जीते रहो पट्टे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, खूब सिद्धि पिलाई। हरनाम सिंह, बिहारी सिंह, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम तो ऐसे ना थे। बिहारी सिंह, जब ना थे तब बुरे थे, अब हैं तो अच्छे हैं। तुम्हारी बात ही क्या है, 17 हाथी जलपान करके बैठा हूं। कमबख्त ने जरा नमक भी नहीं दिया, फीका ही उड़ाना पड़ा। ही ही ही, आ एक गधा तुम भी खा लो। नहीं नहीं सुअर, अच्छा कुत्ता ही सही। ओहो, क्या दूर की सूझी। बच्चा जी अय्यारी करने बैठे हैं, हल जोतना आता ही नहीं, जिन्न पकड़ने लगे। वाह रे बूटी, अभी तक जीप चटचटाती है, देख लो, जीप चटचटा कर दिखाता है। हरनाम सिंह, अफसोस। बिहारी सिंह, अब अफसोस करने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया, जाके पिंडदान करो। हाँ, ये तो बताओ, पितर मिलौनी कब करोगे। मैं जाता हूं, तुम्हारी तरफ से ब्राह्मणों को न्योता दे आता हूं। हरनाम सिंह, गर्दन हिलाकर, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम पूरे पागल हो गए हो, तुम्हें जरूर किसी ने कुछ खिला पिला दिया है। बिहारी सिंह, न इसमें संदेह न उसमें संदेह, पागल की बातचीत तो बिल्कुल जाने दो, क्योंकि तुम लोगों में केवल मैं ही हूं सो हूं, बाकी सब पागल। खिलाने वाले की ऐसी तैसी, पिलाने वाले का बोलबाला। 1 लोटा भांग, 235 13.5 आना, लोटा निशान।
अय्यारी के नुस्खे एक से एक बढ़ के याद हैं। जहाज की पाल भी खूब उड़ती है। वाह कैसी अंधेरी रात है। बाप रे बाप, सूरज भी अस्त होना चाहता है। तुम भी नहीं, हम भी नहीं, अच्छा तुम भी सही, बड़े अकिलमंद हो। अकिल अकिल अकिल, मंद मंद मंद। कुछ देर तक चुप रहकर, अरे बाप रे बाप, मैया रे मैया, बड़ा ही गजब हो गया। मैं तो अपना नाम भी भूल गया। अभी तक तो याद था कि मेरा नाम बिहारी सिंह है, मगर अब भूल गया। तुम्हारे सिर की कसम, जो कुछ भी याद हो। भाई यार, दोस्त मेरे, जरा बता तो दो, मेरा नाम क्या है? हरनाम सिंह। अफसोस रानी मुझी को दोष देगी, कहेंगी कि हरनाम सिंह अपने साथी की हिफाजत न कर सका। बिहारी सिंह, ही ही ही। वाह रे भाई हरनाम सिंह, अले बे ते टे से चा छा जा जा उल्लू की दुम फाख्ता। हरनाम सिंह को विश्वास हो गया कि जरूर किसी अय्यार की शैतानी से, जिसने कुछ खिलाया पिला दिया है, हमारा साथी बिहारी सिंह पागल हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं। उसने सोचा कि अब इससे कुछ कहना सुनना उचित नहीं। इसे इस समय किसी तरह फुसलाकर घर ले चलना चाहिए। हरनाम सिंह, अच्छा यार, अब देर हो गई, चलो घर चलें। बिहारी सिंह, क्या हम औरत हैं कि घर चले? चलो जंगल में चले, शेर का शिकार खेलें, रंडी का नाच देखें, तुम्हारा गाना सुने और सबके अंत में तुम्हारी सिराहनी बैठ कर रहे। हरनाम सिंह, खैर जंगल ही में चलो। बिहारी सिंह, हम क्या साधु बैरागी या उदासी हैं कि जंगल में जाएं? बस इसी जगह रहेंगे, भंग पिएंगे, चैन करेंगे, ये भी जंगल ही है। तुम्हारे जैसे गधों का शिकार करेंगे। गधे भी कैसे कि बस पूरे अंधे। इधर उधर देखकर 7 5 12 5 3 3 घंटे बीत गए, अभी तक भंग लेकर नहीं आया। पूरा झूठा निकला, मगर मुझसे बढ़ के नहीं। बदमाश है, लुच्चा है। अब उसकी राह या सड़क नहीं देखूंगा। चलो भाई साहब चले, घर ही की तरफ मुंह करना उत्तम है। मगर मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे कुछ सूझता नहीं। हरनाम सिंह ने गनीमत समझ और बिहारी सिंह का हाथ पकड़ घर की तरफ अर्थात माया रानी के महल की तरफ ले चला। मगर वाह रे तेज सिंह, पागल बन के क्या काम निकाला है। अब ये चाहे 200 दफे चूके, मगर किसी की मजाल नहीं कि शक करे। बिहारी सिंह को माया रानी बहुत चाहती थी, क्योंकि इसकी अय्यारी खूब चढ़ी बढ़ी थी। इसलिए हरनाम सिंह उसे ऐसी अवस्था में छोड़कर अकेला जा भी नहीं सकता था। मजा तो उस समय होगा जब नकली बिहारी सिंह माया रानी के सामने होंगे और भूत की सूरत बने असली बिहारी सिंह भी पहुंचेंगे। बिहारी सिंह को साथ लिए हरनाम सिंह जमानिया की तरफ रवाना हुआ। इसे लोग जमानिया भी कहते हैं। काशी के पूरब गंगा के दाहिने किनारे पर आबाद है। माया रानी वास्तव में जमानिया की रानी थी। इसके बाप दादे भी इस जगह हुकूमत कर गए थे। जमानिया के सामने गंगा के किनारे से कुछ दूर हटकर एक बहुत ही खुशनुमा और लंबा चौड़ा बाग था, जिसे वहां वाले खास बाग के नाम से पुकारते थे। इस बाग में राजा अथवा राज्य कर्मचारियों के सिवा कोई दूसरा आदमी जाने नहीं पाता था। इस बाग के बारे में तरह तरह की गप्पे लोग उड़ाया करते थे, मगर असल भेद यहां का किसी को भी मालूम न था। इस बाग के गुप्त भेदों को शाही खानदान और दीवान तथा अय्यारों के सिवा कोई गैर आदमी नहीं जानता था और ना कोई जानने की कोशिश कर सकता था। यदि कोई गैर आदमी इस बाग में पाया जाता तो तुरंत मार डाला जाता था, और ये कायदा बहुत पुराने जमाने से चला आता था। जमानिया में जिस छोटे किले के अंदर माया रानी रहती थी, उसमें से गंगा के नीचे नीचे एक सुरंग भी इस बाग तक गई थी, और इसी राह से माया रानी वहां जाती थी। इस सबब से माया रानी का इस बाग में आना या यहां से जाना खास खास आदमियों के सिवा किसी गैर को न मालूम होता था। किले और इस बाग का खुलासा हाल पाठकों को स्वयं मालूम हो जाएगा। इस जगह विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इस जगह इतना लिख देना मुनासिब मालूम होता है कि राम भोली के आशिक नानक तथा कमला ने इसी बाग में माया रानी का दरबार देखा था। जमानिया पहुंचने तक बिहारी सिंह ने अपने पागलपन से हरनाम सिंह को बहुत ही तंग किया और साबित कर दिया कि पढ़ा लिखा आदमी किस ढंग का पागल होता है। यदि माया रानी का डर न होता तो हरनाम सिंह अपने साथी को बेशक छोड़ देता और हजार खराबी के साथ घर ले जाने की तकलीफ न उठाता। कई दिन के बाद बिहारी सिंह को साथ लिए हुए हरनाम सिंह जमानिया के किले में पहुंच गया। उस समय पहर भर रात जा चुकी थी। किले के अंदर पहुंचने पर मालूम हुआ कि इस समय माया रानी बाग में है। लाचार बिहारी सिंह को साथ लिए हुए हरनाम सिंह को उस बाग में जाना पड़ा, और इसलिए बिहारी सिंह यानी तेज सिंह ने किले और सुरंग का रास्ता भी बखूबी देख लिया। सुरंग के अंदर 10-15 कदम जाने के बाद बिहारी सिंह ने हरनाम सिंह से कहा, सुनो जी, इस सुरंग के अंदर सैकड़ों दफे हम आ चुके हैं और आज भी तुम्हारे मुलाहिजे से चले आए।
मगर आज के बाद फिर कभी यहां लाओगे तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा और इस सुरंग को भी बर्बाद कर दूंगा। अच्छा ये बताओ कि मुझे कहाँ लिए जाते हो? हरनाम सिंह, माया रानी के पास। बिहारी सिंह, तब तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सुन चुका हूं कि माया रानी आजकल आदमियों को खाया करती हैं। तुम भी तो कल तक 3 गधइयां खा चुके हो। माया रानी के सामने चलो तो सही, देखो मैं तुम्हें कैसे छकाता हूं। बच्चा, तुम्हें छकाने से क्या होगा? माया रानी को छकाऊं तो कुछ मजा मिले। भज मन राम चरण सुखदाई, भजन गाता है। बड़ी मुश्किल से सुरंग खत्म की और बाग में पहुंचे। उस सुरंग का दूसरा सिरा बाग में एक कोठरी के अंदर निकलता था। जिस समय वे दोनों कोठरी के बाहर हुए तो उस दालान में पहुंचे जिसमें माया रानी का दरबार होता था। इस समय माया रानी उसी दालान में थी, मगर दरबार का सामान वहां कुछ न था। केवल अपनी बहन और सखी सहेलियों के साथ बैठी दिल बहला रही थी। माया रानी पर निगाह पड़ते ही उनकी पोशाक और गंभीर भाव ने बिहारी सिंह यानी तेज सिंह को निश्चय करा दिया कि यहाँ की मालिक यही है। हरनाम सिंह और बिहारी सिंह को देखकर माया रानी को एक प्रकार की खुशी हुई और उसने बिहारी सिंह की तरफ देखकर पूछा, कहो क्या हाल है? बिहारी सिंह, रात अंधेरी है, पानी खूब बरस रहा है, कोई फट गई, दुश्मन ने सिर निकाला, चोर ने घर देख लिया, भूख के मारे पेट फूल गया, 3 दिन से भूखा हूं, कल का खाना अभी तक हजम नहीं हुआ, मुझ पर बड़े अंधेर का पत्थर आ टूटा, बचाओ बचाओ। बिहारी सिंह के बेतुके जवाब से माया रानी घबरा गई। सोचने लगी कि इसको क्या हो गया जो बेमतलब की बात बक गया। आखिर हरनाम सिंह की तरफ देखकर पूछा, बिहारी क्या कह गया, मेरी समझ में ना आया? बिहारी सिंह, हा, क्या बात है, तुमने मारा हाथ पसारा, छुरा लगाया खंजर खाया, शेर लड़ाया गीदड़ खाया, राम लिखाया नहीं मिटाया, फांस लगाया आप चुभाया, ताड़ खुजाया खून बहाया, समझ खिलाड़ी बूझ मेरे लल्लू, हा, भला समझो तो। माया रानी और भी घबराई, बिहारी सिंह का मुंह देखने लगी। हरनाम सिंह माया रानी के पास गया और धीरे से बोला, इस समय मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बेचारा बिहारी सिंह पागल हो गया है, मगर ऐसा पागल नहीं है कि हथकड़ी बेड़ी की जरूरत पड़े, क्योंकि किसी को दुख नहीं देता, केवल बकता बहुत है और अपने पराये का होश नहीं है। कभी बहुत अच्छी तरह भी बातें करता है। मालूम होता है कि बीरेंद्र सिंह के किसी अय्यार ने धोखा देकर इसे कुछ खिला दिया। माया रानी, तुम्हारा और इसका साथ क्यों कर छूटा, और क्या हुआ, कुछ कहो तो हाल मालूम हो। हरनाम सिंह, पहले इनके लिए कुछ बंदोबस्त कर दीजिए, फिर सब हाल कहूंगा। वैद्य जी को बुलाकर जहां तक जल्द हो सके इनका इलाज कराना चाहिए। बिहारी सिंह, ये कानाफूसी अच्छी नहीं। मैं समझ गया कि तुम मेरी चुगली खा रहे हो। चिल्लाकर, दुहाई रानी साहिबा की, इस कमबख्त हरनाम सिंह ने मुझे मार डाला, जहर खिलाकर मार डाला। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं तो मरने के बाद भूत बनकर यहां आया हूं। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, मैं अब वो बिहारी सिंह नहीं हूं, मैं कोई दूसरा ही हूं। हाय हाय, बड़ा गजब हुआ। क्या ईश्वर उन लोगों से तू ही समझियो जो भले आदमियों को पकड़कर पिंजरे में बंद किया करते हैं। माया रानी, अफसोस इस बेचारे की क्या दशा हो गई। मगर हरनाम सिंह ये तो तुम्हारा ही नाम लेता है, कहता है हरनाम सिंह ने जहर खिला दिया। हरनाम सिंह, इस समय में इसकी बातों से रंज नहीं हो सकता, क्योंकि इस बेचारे की अवस्था ही दूसरी हो रही है। माया रानी, इसकी फिक्र जल्दी करनी चाहिए, तुम जाओ वैद्य जी को बुला लाओ। हरनाम सिंह, बहुत अच्छा। माया रानी बिहारी से, तुम मेरे पास आकर बैठो, कहो तुम्हारा मिजाज कैसा है। बिहारी सिंह माया रानी के पास बैठकर, मिजाज, मिजाज है, बहुत है, अच्छा है। क्यों अच्छा है, सो ठीक है। माया रानी, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो? बिहारी सिंह, हाँ मालूम है, मैं महाराजाधिराज श्री बीरेंद्र सिंह हूं। कुछ सोचकर, नहीं, वो तो अब बुढ़े हो गए, मैं कुंवर इंद्रजीत सिंह बनूंगा, क्योंकि वो बड़े खूबसूरत हैं, औरतें देखने के साथ ही उन पर रीझ जाती हैं। अच्छा, मैं अब कुंवर इंद्रजीत सिंह हूं। सोचकर, नहीं नहीं, वो तो अभी लड़के हैं और उन्हें अय्यारी भी नहीं आती, और मुझे बिना अय्यारी के चैन नहीं, अतः मैं तेज सिंह बनूंगा। बस यही बात पक्की रही, मुनादी फिरवा दीजिए कि लोग मुझे तेज सिंह कह के पुकारा करें। माया रानी मुस्कुराकर, बेशक ठीक है, अब हम भी तुमको तेज सिंह ही कह के पुकारेंगे। बिहारी सिंह, ऐसा ही उचित है। जो मजा दिन भर भूखे रहने में, वो मजा आपकी नौकरी में है। जो मजा डूब मरने में है, वो मजा आपका काम करने में है। माया रानी, सो क्यों? बिहारी सिंह, इतना दुख भोगा, लड़े झगड़े, सिर के बाल नोच डाले, सब कुछ किया, मगर अभी तक आंख से अच्छी तरह न देखा। ये मालूम ही ना हुआ कि किसके लिए किसको फांसा, और फंसाई से फंसने वाले की सूरत अब कैसी है। माया रानी, मेरी समझ में न आया कि इस कहने से तुम्हारा क्या मतलब है। बिहारी सिंह सिर पीटकर, अफसोस हम ऐसी नासमझ के साथ हैं, ऐसी जिंदगी ठीक नहीं।
ऐसा खून किसी काम का नहीं। जो कुछ मैं कह चुका हूं, जब तक उसका कोई मतलब न समझेगा और मेरी इच्छा पूरी ना होगी, तब तक मैं किसी से न बोलूंगा, न खाऊंगा, न सोऊंगा। ये न एक, न दो, न 4,500, कुछ नहीं। चाहे जो हो, मैं तो देखूंगा। माया रानी, क्या देखोगे? बिहारी सिंह, मुंह से तो बोलने वाला नहीं, आपको समझने की गौ हो तो समझिए। माया रानी, भला कुछ कहो भी तो सही। बिहारी सिंह, समझ जाइए। माया रानी, कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारी देखी नहीं है? बिहारी सिंह, देखिए, मगर अच्छी तरह देखूंगा। माया रानी, क्या देखोगे? बिहारी सिंह, समझिए। माया रानी, कुछ कहो भी कि समझिए समझिए बकते जाओगे। बिहारी सिंह, अच्छा, एक हर्फ कहो तो कह दूं। माया रानी, खैर यही सही। बिहारी सिंह, कै। माया रानी मुस्कुराकर, कैदियों को देखोगे? बिहारी सिंह, हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, वही वही वही। माया रानी, उन्हें तो तुम देख ही चुके हो, तुम ही लोगों ने तो उन्हें गिरफ्तार किया है। बिहारी सिंह, फिर देखेंगे, सलाम करेंगे, नाचेंगे, नचावेंगे। ताक दिनादिन नाचो भालू। उठकर कूदता है। माया रानी की कुछ अय्यारों का वो सरदार था और वास्तव में बहुत ही तेज और अय्यारी के फन में पूरा उस्ताद भी था। यद्यपि इस समय वो पागल है, तथापि माया रानी को उसकी खातिर मंजूर है। माया रानी हंसकर उठ खड़ी हुई और बिहारी सिंह को साथ लिए हुए उस कोठरी में चली गई जिसमें सुरंग का रास्ता था। दरवाजा खोलकर सुरंग के अंदर गई। सुरंग में कई शीशे की हानियां लटक रही थी और रोशनी बखूबी हो रही थी। माया रानी लगभग 50 कदम जाकर रुकी। उस जगह दीवार में एक छोटी सी अलमारी बनी हुई थी। माया रानी की कमर में जो सोने की जंजीर थी, उसके साथ तालियों का एक छोटा सा गुच्छा लटक रहा था। माया रानी ने वो गुच्छा निकाला और उसमें की एक ताली लगाकर ये अलमारी खोली। अलमारी के अंदर निगाह करने से सीढ़ियां नजर आईं जो नीचे उतर जाने के लिए थी। वहां भी शीशे की कंदील में रोशनी हो रही थी। बिहारी सिंह को साथ लिए हुए माया रानी नीचे उतरी। अब बिहारी सिंह ने अपने को ऐसी जगह पाया जहां लोहे के जंगले वाली कई कोठरियां थीं और हर एक कोठरी का दरवाजा मजबूत ताले से बंद था। उन कोठरियों में हथकड़ी बेड़ी से बेबस, उदास और दुखी केवल चटाई पर लेटे अथवा बैठे हुए कई कैदियों की सूरत दिखाई दे रही थी। ये कोठरियां गोलाकार ऐसे ढंग से बनी हुई थीं कि हर एक कोठरी में अलग अलग कैद करने पर भी कैदी लोग आपस में बातें कर सकते थे। सबसे पहले बिहारी सिंह की निगाह जिस कैदी पर पड़ी वो तारा सिंह था, जिसे देखते ही बिहारी सिंह खिलखिलाकर हंसा और चारों तरफ देख ना मालूम क्या क्या बक गया, जिसे माया रानी कुछ भी न समझ सकी। इसके बाद बिहारी सिंह ने माया रानी की तरफ देखा और कहा, छी छी, मुझे आप इन कमबख्तों के सामने क्यों लाई? इन लोगों की सूरत नहीं देखा चाहता। मैं तो क्या देखूंगा, क्या? बस केवल क्या देखूंगा और कुछ नहीं। आप जब तक चाहें यहां रहें, मगर मैं दम भर नहीं रह सकता। अब क्या देखूंगा, क्या? बस क्या देखूंगा, बस क्या, केवल क्या? कह के बकता हुआ बिहारी सिंह वहां से भागा और उस जगह आकर बैठ गया जहां माया रानी से पहले पहल मुलाकात हुई थी। बिहारी सिंह की बदहवासी देखकर माया रानी घबराई और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ कैद खाने का ताला बंद करने के बाद अपनी जगह पर आई, जहां लंबी लंबी सांसें लेते बिहारी सिंह को बैठे हुए पाया। माया रानी की वे सहेलियां भी उसी जगह बैठी थीं जिन्हें छोड़कर माया रानी कैद खाने की तरफ गई थी। माया रानी ने बिहारी सिंह से भागने का सबब पूछा, मगर उसने कुछ जवाब न दिया। माया रानी ने कई तरह के प्रश्न किए, मगर बिहारी सिंह ने ऐसी चुप्पी साधी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मालूम होता था कि ये जन्म का गूंगा और बहरा है, न सुनता है न कुछ बोल सकता है। माया रानी की सहेलियों ने भी बहुत कुछ जोर मारा, मगर बिहारी सिंह ने मुंह न खोला। इस परेशानी में माया रानी को बिहारी सिंह की हालत पर अफसोस करते हुए घंटा भर बीत गया और तब तक वैद्य जी को, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की होगी, अपने साथ लिए हुए हरनाम सिंह भी आ पहुंचा। वैद्यराज ने इस अनोखे पागल की जांच की और अंत में यह निश्चय किया कि बेशक इसे कोई ऐसी दवा खिलाई गई है जिसके असर से पागल हो गया है, और यदि इसी समय इसका इलाज किया जाए तो 1 ही 2 दिन में आराम हो सकता है। माया रानी ने इलाज करने की आज्ञा दी और वैद्यराज ने अपने पास से एक जड़ाऊ डिबिया निकाली जो कई तरह की दवाओं से भरी हुई हमेशा उनके पास रहा करती थी। वैद्यराज को उस अनोखे पागल की जांच में कुछ भी तकलीफ न हुई। बिहारी सिंह ने नाड़ी दिखाने में उज्र न किया और अंत में दवा की वो गोली भी खा गया जो वैद्यराज ने अपने हाथ से उसके मुंह में रख दी थी। बिहारी सिंह ने अपने को ऐसा बनाया जिससे देखने वालों को विश्वास हो कि वो दवा खा गया, परंतु उस चालाक पागल ने गोली दांतों के नीचे छिपा ली और थोड़ी देर बाद मौका पा इस ढंग से थूक दी कि किसी को गुमान तक न हुआ।
आधी घड़ी तक उछल कूद करने के बाद बिहारी सिंह जमीन पर गिर पड़ा और सवेरा होने तक उसी तरह पड़ा रहा। वैद्यराज ने नब्ज देखकर कहा कि यह दवा की तासीर से बेहोश हो गया है, इसे कोई छेड़े नहीं। आशा है कि जब इसकी आंख खुलेगी तो अच्छी तरह बातचीत करेगा। बिहारी सिंह चुपचाप पड़ा ये बातें सुन रहा था। माया रानी बिहारी सिंह की हिफाजत के लिए कई लौंडियां छोड़ दूसरे कमरे में चली गई और एक नाजुक पलंग पर, जो वहां बिछा हुआ था, सो रही। सूर्योदय से पहले ही माया रानी उठी और हाथ मुंह धोकर उस जगह पहुंची जहां बिहारी सिंह को छोड़ गई थी। हरनाम सिंह पहले ही वहां जा चुका था। बिहारी सिंह को जब मालूम हो गया कि महारानी उसके पास आकर बैठ गई है, तो वो भी 2-3 करवटें लेकर उठ बैठा और ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगा। माया रानी, अब तुम्हारा क्या हाल है? बिहारी सिंह, हाल क्या कहूं, मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि मैं यहां क्यों कर आया। मेरी आवाज क्यों बैठ गई और इतनी कमजोरी क्यों मालूम होती है कि मैं उठकर चल फिर नहीं सकता। माया रानी, ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो तुम्हारी जान बच गई। तुम तो पूरे पागल हो गए थे। वैद्यराज ने भी ऐसी दवा दी कि एक ही खुराक में फायदा हो गया। बेशक उन्होंने इनाम पाने का काम किया। तुम अपना हाल तो कहो, तुम्हें क्या हो गया था? बिहारी सिंह हरनाम सिंह की तरफ देखकर, मैं एक अय्यार के फेर में पड़ गया था, मगर पहले आप कहिए कि मुझे इस अवस्था में कहाँ पाया। हरनाम सिंह, आप मुझसे ये कहकर कि तुम थोड़ा सा काम जो बच रहा है उसे पूरा करके जमानिया चले जाना, मैं कमलिनी से मुलाकात करके और जिस तरह होगा उसे राजी करके जमानिया लाऊंगा। खंडहर वाले तहखाने से बाहर चले गए, परंतु काम पूरा करने के बाद मैं सुरंग के बाहर निकला तो आपको शिवालय के सामने पेड़ के नीचे विचित्र दशा में पाया। पागलपने की बातचीत और माया रानी के पास तक आने का खुलासा हाल कहने के बाद मालूम होता है कि आप कमलिनी के पास नहीं गए। बिहारी सिंह माया रानी से, जैसा धोखा मैंने अब की खाया, आज तक नहीं खाया था। हरनाम सिंह का कहना सही है। जब मैं सुरंग से निकलकर शिवालय से बाहर हुआ तो एक आदमी पर नजर पड़ी जो मामूली जमींदार की सूरत में था। वो मुझे देखते ही मेरे पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि पुजारी महाराज, किसी तरह मेरे भाई की जान बचाइए। मैंने उससे पूछा कि तेरे भाई को क्या हुआ है। उसने जवाब दिया कि उसे एक बुढ़िया बेतरह मार रही है, किसी तरह उसके हाथ से छुड़ाइए। वो जमींदार बहुत ही मजबूत और मोटा ताजा था। मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि वो कैसी बुढ़िया है जो ऐसे ऐसे 2 भाइयों से नहीं हारती। आखिर मैं उसके साथ चलने पर राजी हो गया। वो मुझे शिवालय से कुछ दूर एक झाड़ी में ले गया जहां कई आदमी छिपे हुए बैठे थे। उस जमींदार के इशारे से सभी ने मुझे घेर लिया और एक ने चांदी की एक लुटिया मेरे सामने रखकर कहा कि ये भंग है, इसे पी जाओ। मुझे मालूम हो गया कि ये वास्तव में कोई अय्यार है जिसने मुझे धोखा दिया। मैंने भंग पीने से इनकार किया और वहां से लौटना चाहा, मगर उन सभी ने भागने न दिया। थोड़ी देर तक मैं उन लोगों से लड़ा, मगर क्या कर सकता था, क्योंकि वे लोग गिनती में 15 से कम न थे। आखिर में उन लोगों ने पटक कर मुझे मारना शुरू किया और जब मैं बेदम हो गया तो भंग या दवा जो कुछ हो मुझे जबरदस्ती पिला दी। बस, इसके बाद मुझे कुछ भी खबर नहीं कि क्या हुआ। थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब की बातें कहकर बिहारी सिंह ने माया रानी का दिल बहलाया और इसके बाद कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। यदि कुछ देर तक बाग में टहलूं तो बेशक जी प्रसन्न हो, मगर कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि स्वयं उठने और टहलने की हिम्मत नहीं पड़ती। माया रानी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, हरनाम सिंह सहारा देकर तुम्हें टहलावेंगे। मैं समझती हूं कि बाग की ताजा हवा खाने और फूलों की खुशबू सूंघने से तुम्हें बहुत कुछ फायदा पहुंचेगा। आखिर हरनाम सिंह ने बिहारी सिंह को हाथ पकड़ के बाग में अच्छी तरह टहलाया और इस बहाने से तेज सिंह ने उस बाग को तथा वहां की इमारतों को भी अच्छी तरह देख लिया। ये लोग घूम फिर कर माया रानी के पास पहुंचे ही थे कि एक लौंडी ने, जो चौबदार थी, माया रानी के सामने आकर और हाथ जोड़कर कहा, बाग के फाटक पर एक आदमी आया है और सरकार में हाजिर होना चाहता है। बहुत ही बदसूरत और काला कलूटा है, परंतु कहता है कि मैं बिहारी सिंह हूं। मुझे किसी अय्यार ने धोखा दिया और चेहरे तथा बदन को ऐसे रंग से रंग दिया कि अभी तक साफ नहीं होता। माया रानी, यह अनोखी बात सुनने में आई कि अय्यारों का रंगा हुआ रंग और धोने से न छूटे। कोई कोई रंग पक्का जरूर होता है, मगर उसे भी अय्यार लोग छुड़ा सकते हैं। हंसकर, बिहारी सिंह ऐसा बेवकूफ नहीं है कि अपने चेहरे का रंग न छुड़ा सके। बिहारी सिंह, रुकिए रुकिए, मुझे शक पड़ता है कि शायद ये वही आदमी हो जिसने मुझे धोखा दिया, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि मेरे साथ जबरदस्ती की। लौंडी की तरफ देखकर, उसके चेहरे पर जख्म के दाग भी हैं? लौंडी, जी हां, पुराने जख्म के कई दाग हैं। बिहारी सिंह, भौ के पास भी कोई जख्म का दाग है? लौंडी, एक आड़ा दाग है, मालूम होता है कि कभी लाठी की चोट खाई है। बिहारी सिंह, बस बस,
ये वही आदमी है, देखो जाने ना पावे। चंडूल को ये खबर ही नहीं कि बिहारी सिंह तो यहां पहुंच गया। माया रानी की तरफ देखकर, ये पर्दा करवाकर उसे बुलाइए, मैं भी पर्दे के अंदर रहूंगा, देखिए क्या मजा करता हूं। हाँ, हरनाम सिंह पर्दे के बाहर रहे, देखे पहचानता है या नहीं। माया रानी लौंडी की तरफ देखकर, पर्दा करने के लिए कहो और नियमानुसार आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहां लेवा लाओ। लौंडी, वो यहाँ की हर एक चीज का पूरा पूरा पता देता है और जरूर इस बाग के अंदर आ चुका है। बिहारी सिंह, पक्का चोर है, ताज्जुब नहीं कि यहां आ चुका हो। खैर तुम लोगों को अपना नियम पूरा करना चाहिए। हुक्म पाते ही लौंडियों ने पर्दे का इंतजाम कर दिया और वो लौंडी जिसने बिहारी सिंह के आने की खबर दी थी, इसलिए फाटक की तरफ रवाना हुई कि नियमानुसार आंख पर पट्टी बांधकर बिहारी सिंह को बाग के अंदर ले आवे और माया रानी के सामने हाजिर करे। इस जगह इस बाग का थोड़ा सा हाल लिख देना मुनासिब मालूम होता है। ये 200 बीघे का बाग मजबूत चार दीवारी के अंदर था। इसके चारों तरफ की दीवारें बहुत मोटी, मजबूत और लगभग 25 हाथ के ऊंची थी। दीवार के ऊपरी हिस्से में तेज नोक और धार वाले लोहे के कांटे और फाल इस ढंग से लगे हुए थे कि काबिल अय्यार भी दीवार लांघ कर बाग के अंदर जाने का साहस नहीं कर सकते थे। कांटों के सबब यद्यपि कमंद लगाने में सुविधा था, परंतु उसके सहारे ऊपर चढ़ना बिल्कुल ही असंभव था। इस चार दीवारी के अंदर की जमीन, जिसे हम बाग कहते हैं, चार हिस्सों में बटी हुई थी। पूरब की तरफ आलीशान फाटक था, जिसके अंदर जाकर एक बाग, जिसे पहला हिस्सा कहना चाहिए, मिलता था। इसकी चौड़ी चौड़ी रविशें ईंट और चूने से बनी हुई थी। पश्चिम तरफ अर्थात इस हिस्से के अंत में 20 हाथ मोटी और इससे ज्यादा ऊंची दीवार बाग की पूरी चौड़ाई तक बनी हुई थी, जिसके नीचे बहुत सी कोठरियां थीं जो सिपाहियों के काम में आती थीं। उस दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए खूबसूरत सीढ़ियां थीं, जिन पर जाने से बाग का दूसरा हिस्सा दिखाई देता था, और इन्हीं सीढ़ियों की राह दीवार के नीचे उतरकर उस हिस्से में आना पड़ता था। सिवाय इसके और कोई दूसरा रास्ता उस बाग में, जिसे हम दूसरा हिस्सा कहते हैं, जाने के लिए नहीं था। बाग के इसी दूसरे हिस्से में वो इमारत या कोठी थी जिसमें माया रानी दरबार किया करती थी, या जिसमें पहुंचकर नानक ने माया रानी को देखा था। पहले हिस्से की अपेक्षा यह हिस्सा विशेष खूबसूरत और सजा हुआ था। बाग के तीसरे हिस्से में जाने का रास्ता उसी मकान के अंदर से था जिसमें माया रानी रहा करती थी। बाग के तीसरे हिस्से का हाल लिखना जरा मुश्किल है, तथापि इमारत के बारे में इतना कह सकते हैं कि इस तीसरे हिस्से के बीचों बीच में एक बहुत ऊंचा बुर्ज था। उस बुर्ज के चारों तरफ कई मकान थे, जिनके दालानों, कोठरियों, कमरों और 12 दरियों तथा तहखानों का हाल इस जगह लिखना कठिन है, क्योंकि उन सभी का तिलिस्मी बातों से विशेष संबंध है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि उसी बुर्ज में से बाग के चौथे हिस्से में जाने का रास्ता था, मगर इस बाग के चौथे हिस्से में क्या क्या है, उसका हाल लिखते कलेजा कांपता है। इस जगह हम उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते। आगे जाकर किसी मौके पर वो हाल लिखा जाएगा। जब वो लौंडी असली बिहारी सिंह को, जो बाग के फाटक पर आया था, लेने चली गई, तो नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह ने माया रानी से कहा, इसे ईश्वर की कृपा ही कहनी चाहिए कि वो शैतान अय्यार, जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की और ऐसी दवा खिलाई कि जिसके असर से मैं पागल हो गया था, घर बैठे फंदे में आ गया। माया रानी, ठीक है, मगर देखना चाहिए यहां पहुंचकर क्या रंग लाता है। बिहारी सिंह, जिस समय वो यहां पहुंचे, सबसे पहले हथकड़ी और बेड़ी उसकी नजर करनी चाहिए, जिसमें मुझे देखकर भागने का उद्योग न करे। माया रानी, जो मुनासिब हो करो, मगर मुझे ये आश्चर्य जरूर मालूम होता है कि वो अय्यार जब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर ही चुका और तुम्हें पागल बनाकर छोड़ ही चुका, तो बिना अपनी सूरत बदले यहां क्यों चला आया। अय्यारों से ऐसी भूल ना होनी चाहिए। उसे मुनासिब था कि तुम्हारी या मेरे किसी और आदमी की सूरत बनाकर आता। बिहारी सिंह, ठीक, मगर जो कुछ उसने किया वो भी उचित ही किया। मेरी या यहाँ किसी और नौकर की सूरत बनाकर उसका यहाँ आना तब अच्छा होता जब मुझे गिरफ्तार रखता। माया रानी, मैं ये भी सोचती हूं कि तुम्हें गिरफ्तार करके केवल पागल ही बनाकर छोड़ देने में उसने क्या फायदा सोचा। मेरी समझ में तो ये उसने भूल की। इतना कहकर माया रानी ने टटोलने की नीयत से नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह पर एक तेज निगाह डाली। तेज सिंह भी समझ गए कि माया रानी को मेरी तरफ से कुछ शक हो गया है और इस शक को मिटाने के लिए वो किसी तरह की जांच जरूर करेंगी। तथापि इस समय बिहारी सिंह यानी तेज सिंह ने ऐसा गंभीर भाव धारण किया कि माया रानी को शक बढ़ने न पाए। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं और इसके बाद लौंडी असली बिहारी सिंह को लेकर आ पहुंची। आज्ञानुसार असली बिहारी सिंह पर्दे के बाहर बैठाया गया। अभी तक उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी।
असली बिहारी सिंह की आंखों से पट्टी खोली गई और उसके चारों तरफ अच्छी तरह निगाह दौड़ाने के बाद कहा, बड़ी खुशी की बात है कि मैं जीता जागता अपने घर में आ पहुंचा। हाथ का इशारा करके मैं इस बाग को और अपने साथियों को खुशी की निगाह से देखता हूं। इस बात का अफसोस नहीं है कि माया रानी ने मुझसे पर्दा किया, क्योंकि जब तक मैं अपना बिहारी सिंह होना साबित न कर दूं तब तक इन्हें मुझ पर भरोसा न करना चाहिए। मगर मुझे हरनाम सिंह की तरफ देखकर और इशारा करके अपने इस अनूठे दोस्त हरनाम सिंह पर अफसोस होता है कि इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न की और मुझे ढूंढने का भी कष्ट न उठाया। शायद इसका सबब ये हो कि वह अय्यार मेरी सूरत बनाकर इनके साथ हो लिया हो, जिसने मुझे धोखा दिया। अगर मेरा ख्याल ठीक है तो वो अय्यार यहां जरूर आया होगा, मगर ताज्जुब की बात है कि मैं चारों तरफ निगाह दौड़ाने पर भी उसे नहीं देखता। खैर, यदि यहां आया तो देख ही लूंगा कि बिहारी सिंह वो है या मैं हूं। केवल इस बाग के चौथे भाग के बारे में थोड़े सवाल करने से ही सारी कलई खुल जाएगी। असली बिहारी सिंह की बातों ने, जो इस जगह पहुंचने के साथ ही उसने कही, सभी पर अपना असर डाला। माया रानी के दिल पर तो उनका बहुत ही गहरा असर पड़ा, मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और तब एक निगाह तेज सिंह के ऊपर डाली। तेज सिंह को यह क्या खबर थी कि यहां कोई ऐसा विचित्र बाग देखने में आवेगा और उसके भाग अथवा दर्जों के बारे में सवाल किए जाएंगे। उन्होंने सोच लिया कि अब मामला बेढप हो गया। काम निकालना अथवा राजकुमारों को छुड़ाना तो दूर रहा, कोई दूसरा उद्योग करने के लिए मेरा बचकर यहां से निकल जाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं किसी तरह उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता और न उस बाग के गुप्त भेदों की मुझे खबर ही है। असली बिहारी सिंह अपनी बात कहकर चुप हो गया और इस फिक्र में हुआ कि कोई मेरी बात का जवाब दे ले तो मैं कुछ कहूं, मगर माया रानी की आज्ञा बिना कोई भी उसकी बातों का जवाब न दे सकता था। चालाक और धूर्त माया रानी नामालूम क्या सोच रही थी कि आधी घड़ी तक उसने सिर न उठाया। इसके बाद उसने एक लौंडी की तरफ देखकर कहा, हरनाम सिंह को यहां बुलाओ। हरनाम सिंह पर्दे के अंदर आया और माया रानी के सामने खड़ा हो गया। माया रानी, ये अय्यार जो अभी आया है और बड़ी तेजी से बोलकर चुप बैठा है, बड़ा ही शैतान और धूर्त मालूम होता है। मैं इससे बहुत कुछ पूछना चाहती हूं, परंतु इस समय मेरे सिर में दर्द है। बात करना या सुनना मुश्किल है। तुम इस अय्यार को ले जाओ, 4 नंबर के कमरे में इसके रहने का बंदोबस्त कर दो। जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो देखा जाएगा। हरनाम सिंह, बहुत मुनासिब है, और मैं सोचता हूं कि बिहारी सिंह को भी। माया रानी, हाँ, बिहारी सिंह भी 2-4 दिन इसी बाग में रहें तो ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत ही कमजोर और सुस्त हो रहे हैं। यहाँ की आब हवा से 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। इनके लिए बाग के तीसरे हिस्से का 2 नंबर वाला कमरा ठीक है, जिसमें तुम रहा करते हो। हरनाम सिंह, मैं सोचता हूं कि पहले बिहारी सिंह का बंदोबस्त कर दूं, तब शैतान अय्यार की फिक्र करूं। माया रानी, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हरनाम सिंह नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह की तरफ देखकर, चलिए उठिए। यद्यपि तेज सिंह को विश्वास हो गया कि अब बचाव की सूरत मुश्किल है, तथापि उन्होंने हिम्मत न हारी और अपनी कार्रवाई सोचने से बाज न आए। आज इस समय चुपचाप हरनाम सिंह के साथ चले जाना ही उन्होंने मुनासिब समझा। तेज सिंह को साथ लेकर हरनाम सिंह उस कोठरी में पहुंचा जिसमें सुरंग का रास्ता था। इस कोठरी में दीवार के साथ लगी हुई छोटी छोटी कई अलमारियां थीं। हरनाम सिंह ने उनमें से एक अलमारी खोली। मालूम हुआ कि यह दूसरी कोठरी में जाने का दरवाजा है। हरनाम सिंह और तेज सिंह दूसरी कोठरी में गए। ये कोठरी बिल्कुल अंधेरी थी, अस्तु तेज सिंह को मालूम न हुआ कि यह कितनी लंबी और चौड़ी है। 10-12 कदम आगे बढ़कर हरनाम सिंह ने तेज सिंह की कलाई पकड़ी और कहा, बैठ जाइए। यहाँ की जमीन कुछ हिलती हुई मालूम हुई और इसके बाद इस तरह की आवाज आई जिससे तेज सिंह ने समझा कि हरनाम सिंह ने किसी कल या पुर्जे को छेड़ा है। वो जमीन का टुकड़ा जिस पर दोनों अय्यार बैठे थे यकायक नीचे की तरफ धंसने लगा और थोड़ी देर के बाद ही किसी दूसरी जमीन पर पहुंचकर ठहर गया। हरनाम सिंह ने हाथ पकड़कर तेज सिंह को उठाया और 10 कदम आगे बढ़ाकर हाथ छोड़ दिया। इसके बाद फिर घड़घड़ाहट की आवाज आई जिससे तेज सिंह ने समझ लिया कि वो जमीन का टुकड़ा जो नीचे उतर आया था फिर ऊपर की तरफ चढ़ गया। यहां तेज सिंह को सामने की तरफ कुछ उजाला मालूम हुआ। ये उसी तरफ बढ़े, मगर अपने साथ हरनाम सिंह के आने की आहट न पाकर उन्होंने हरनाम सिंह को पुकारा, पर कुछ जवाब न मिला। अब तेज सिंह को विश्वास हो गया कि हरनाम सिंह मुझे इस जगह कैद करके चलता बना। लाचार वे उसी तरफ रवाना हुए जिधर कुछ उजाला मालूम होता था। लगभग 50 कदम चलते जाने के बाद दरवाजा मिला और उसके पार होने पर तेज सिंह ने अपने को एक बाग में पाया। ये बाग भी हरा भरा था और मालूम होता था कि इसकी रविशों पर अभी छिड़काव किया गया है, मगर माली या किसी दूसरे आदमी का नाम भी न था।
इस बाग में बनिस्बत फूलों के मेवों के पेड़ बहुत ज्यादा थे और एक छोटी सी नहर भी जारी थी, जिसका पानी मोती की तरह साफ था। सतह की कंकड़ियां भी साफ दिखाई देती थीं। बाग के बीचों बीच में एक ऊंचा बुर्ज था और उसके चारों तरफ कई मकान, कमरे और दालान इत्यादि थे, जैसा कि हम ऊपर लिखाए हैं। तेज सिंह सुस्त और उदास होकर नहर के किनारे बैठ गए और ना मालूम क्या क्या सोचने लगे। और चाहे जो कुछ भी हो, मगर अब तेज सिंह इस योग्य न रहे कि अपने को बिहारी सिंह कहें। उनकी बची बचाई कलह भी हरनाम सिंह के साथ इस बाग में आने से खुल गई। क्या बिहारी सिंह तेज सिंह की तरह चुपचाप हरनाम सिंह के साथ अनजान आदमियों की तरह चला आता? क्या माया रानी अथवा उसका कोई अय्यार अब तेज सिंह को बिहारी सिंह समझ सकता है? कभी नहीं। इन सब बातों को तेज सिंह भी बखूबी समझ सकते थे और उन्हें विश्वास हो गया कि अब हम कैद कर लिए गए। थोड़ी देर बाद यहां के मकानों को घूम घूम कर देखने के लिए तेज सिंह उठे, मगर सिवाय एक कमरे के, जिसके दरवाजे पर मोटे अक्षरों में 2 का अंक लिखा हुआ था, बाकी सब कमरे और मकान बंद पाए। 2 का नंबर देखते ही तेज सिंह को ध्यान आया कि माया रानी ने इसी कमरे में मुझे रखने का हुक्म दिया है। उस कमरे में एक दरवाजा और छोटी छोटी कई खिड़कियां थीं। अंदर फर्श बिछा हुआ और कई तकिए भी मौजूद थे। तेज सिंह को भूख लगी हुई थी। बाग में मेवों की कमी न थी। उन्हीं से पेट भरा और नहर का पानी पीकर उसी 2 नंबर वाले कमरे को अपना मकान या कैद खाना समझा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 7वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।